दुबई से एक खबर आ रही है। दुबई में ड्रोन से हमला किया गया है, 2 लोग इसमें जख्मी बताया जा रहा है। देखिए दुबई से एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। हालांकि 2 लोगों के जख्मी होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुबई के पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया, 2 लोगों के जख्मी होने का अपडेट मिल रहा है। और देखिए दुबई हो, कतर हो या फिर आप कह सकते हैं कि बहरीन हो, इन सभी इलाकों से लगातार ऐसी तस्वीरों के साथ साथ अपडेट मिल रहे हैं। और दुबई की ताजा तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर पोर्ट पर हमले किए गए हैं और जहां पर 2 लोगों के जख्मी होने की खबरें भी सामने आ रही है। और दुबई पोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर पोर्ट पर यह हमला किया गया था ड्रोन से, जिसमें 2 लोगों के जख्मी होने की खबरें भी मिल रही है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है और न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दुबई पोर्ट की दिखा रहे हैं। देखिए दुबई पोर्ट पर हमले की तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं। अब अमेरिका भी अपने वीडियोस जारी कर रहा है जिसमें वो अलग अलग जगहों पर हमले की। अंजना, ये जो आप ड्रोन्स देख रही हैं, ये लुकास ड्रोन है। ये लो कॉस्ट वन वे ड्रोन जो है, जिनका पहली बार इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये सेंटकॉम की तरफ से जानकारी साझा की गई थी कि ये वो ड्रोन है जिनका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किया गया और ये पहली बार अमेरिका ने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है। तो पहली बार अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। उधर दुबई में लगातार ईरान ड्रोन से हमला कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी साफ दिख रही है। वो लगातार ये कोशिश कर रहा है ये सब करे, लेकिन इन सब के बीच जल्दी से एक बार आपसे एक रिएक्शन में लेना चाह रही थी कि रावलपिंडी में बैठा होगा, मान के चलते हैं मुनीर, और कराची में जो हो रहा है वो ट्रंप का कॉल क्या इसके लिए आएगा कि तुम ईरान में कुछ करो? वो तो अपना ही देश नहीं संभाल पा रहा है इस वक्त। मुनीर नहीं, ईरान में नहीं, पर ये मॉनिटर करेगा मुनीर के जरिए कि भाई चाइना की कोई भी एड ईरान को पाकिस्तान के थ्रू ना जाए। पाकिस्तान कुछ करने की काबिलियत में नहीं है। ये पाकिस्तान ये अमेरिका समझता है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ चाइना को आइसोलेट करने में पाकिस्तान का जो रोल है, मतलब पाकिस्तान कनेक्टिविटी है ना, अगर आप पूरा देखो तो एक इतना बड़ा जो रोड हाईवे उन्होंने बना लिया है, कनेक्टिविटी है वर्ल्ड को, तो उसको रिस्ट्रेन करने में, और जो उनकी टेक्नोलॉजीज है, अगर ये टेक्नोलॉजीज ईरान के पास भी हैं, इनमें से कुछ टेक्नोलॉजीज, जैसे हमारा मानना है कि पिछले 2-3 महीने में जो एक्सरसाइज हुई थी चाइना, रशिया और ईरान की, उसमें जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है या साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स कहीं ना कहीं ईरान ने एक्वायर किए होंगे। अगर उनको न्यूट्रलाइज करना है, पैरालाइज करना है, तो पाकिस्तान इज ए बिग एड टू इन दोस्त। जनरल बिशंबर, अगर वो वहां पर इतने दिन में पहुंचे हैं और ये लगातार सोशल मीडिया पे खबरें आई कि Y-20 जो एयरक्राफ्ट हैं, बिग कार्गो चाइनीज एयरक्राफ्ट, वो बड़ी संख्या के अंदर तेहरान में उतरे हैं, वो डिप्लॉय कहां हुआ? अगर इजरायली एयरफोर्स कई घंटों तक ईरानियन एयर स्पेस को डोमिनेट कर रही है, जब चाह रहे हैं जा रहे हैं, वो कंपनी बाग बना रखा है उन्होंने। तो मास्टरी करना ना किसी भी वॉर इक्विपमेंट का, वो इतना आसान काम नहीं है। आप नया हथियार ले सकते, आप डिप्लॉय कर सकते, लेकिन उसको एम्प्लॉय करना, एक्सप्लॉइट करना, बिल्कुल बिल्कुल वो एक बड़ा चैलेंज। और मुझे लगता है कि वही खाई रह गई कि इन्होंने इतनी तैयारी तो कर ली, लेकिन अभी भी अपने वही पुराने ड्रोन्स से जो जिसको कहते हैं ना कि ड्रोन्स की बारिश कराना, वही कर पा रहे हैं। और ल्यूकस ड्रोन्स जिसकी आप बात कर रहे थे, उसकी तस्वीर के साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए, जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया। बताइए आशुतोष। अजय, ईरान भी माना जाता था, ईरान के ज्यादातर जो हमले होते थे उसमें भी वो ड्रोन का इस्तेमाल करते थे, और वो ड्रोन शाहेद ड्रोन कहा जाता है। करते थे नहीं, आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसको आप समझे कि जो ईरान का शाहेद ड्रोन है, अमेरिका के पास ये लुकस ड्रोन है, इनकी खासियत ये दरअसल बहुत ज्यादा आकार इनका बड़ा नहीं है, लेकिन ये प्रिसाइज और टारगेटेड है। इनको जहां पर सोचिए कि ड्रोन की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है, ये कोई हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक नहीं है, इसके बावजूद ईरानियन डिफेंस इनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। और ये जो नेवल शिप है वहां से भी इसको टेक ऑफ कराया जा सकता है। वन वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कामाकाजी ड्रोन की तरह ये जाएंगे अपनी जगह पर, जहां इनको टारगेट करना वहां जाकर के एक्सप्लोड हो जाएंगे और उसी के साथ बस काम खत्म। यानी जो निशाना है वो सटीक होगा। बनावट आप इनकी देखेंगे, इनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। इनकी खासियत ये भी है कि लो एल्टीट्यूड भी फ्राई कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आशुतोष ये भी है कि ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी है ही नहीं, आप ना के बराबर समझिए। अभी भी जो रशिया से लिए गए थे
S-200 या 300, उसको लास्ट टाइम ही 2025 में ही इजराइल और अमेरिका ने मार गिराया था। इनके पास बैटरी ही मौजूद नहीं है। और अगर आप बात करें ड्रोन्स की, तो ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनको तो ट्रेस कर पाना और ज्यादा मुश्किल होता है, और ये शायद ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ईरान के पास जो कैपेबिलिटीज है, जैसे आप लगातार तस्वीरों में बता रहे थे, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों की ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी तो है, लेकिन जब डिफेंसिव बात करते हैं आप, तो शायद ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज है ही नहीं। और शायद यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका के लिए एक फ्री प्ले ग्राउंड है जिसमें वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो शायद 136 जो कि ईरान का ड्रोन है, कामिकाजी ड्रोन, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ये लूकस ड्रोन कहा जाता है कि इन्होंने बनाया और अब उसी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। ईरान लेकिन ड्रोन के जरिए खाली, अगर अब वो कल भी कह रहे थे कि भाई हमने तो अभी स्क्रैप अपना फायर किया है, तो ये जो उनके पास अन्य फतेह जैसे मिसाइल्स हैं, आज क्या कर सकता है ईरान? अगर ट्रंप कह रहे हैं कि हम ऑल आउट जाएंगे, ईरान कुछ कर सकता है या इसी तरह से एक दो ड्रोन यहां वहां चलता रहेगा? देखिए, ईरान अपनी स्ट्रैटेजी को रिकैलिब्रेट करेगा। कल में और आज में उसको बड़ा झटका लगा है, खासतौर पर उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप के लिहाज से और उसकी मिलिट्री लीडरशिप के लिहाज से। इसलिए ईरान अब अगर यह असेसमेंट करेगा कि क्या उसे इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक खींचने के लिए तैयारी करनी है या फिर यह कुछ दिनों के अंदर एंड हो सकती है, दोनों के हिसाब से अलग स्ट्रैटेजी होगी। अगर कुछ दिनों के अंदर करना है तो वो ऑल आउट जाने की कोशिश करेगा, जो बड़े हथियार हैं उनको करने की कोशिश करेगा, और साथ ही ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से कोई मीडिएशन होकर बातचीत का रास्ता भी खुला रहे, क्योंकि ईरान का फायदा इसी में है कि बातचीत की मेज के ऊपर वो आते रहे, अमेरिका से बात करते रहे, लेकिन फेस सेविंग करना बहुत मुश्किल है कि हमने समझौता कर लिया या हम बातचीत के लिए तैयार हो गए। तो अभी जो भी होगा, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन तो जो खामेनेई का 2 दिन या 3 दिन अगर से पैदा हुआ सेंटिमेंट है ना, एक बात का हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कल के जो ऑपरेशंस हुए उससे एक चीज बहुत स्पष्ट है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए आप इतनी प्रिसाइज हिटिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब जो मुसाद और जो सीआईए का एलिमेंट है वो लाइव है और एक्चुअल है, और आईआरजीसी को शायद पेनिट्रेट भी कर लिया, सेल भी मार ली, क्योंकि उनकी मदद के बिना इन्फिल्ट्रेशन के आप खामेनेई को मार दें, मुश्किल है। और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए आए और यही बता रहे हैं, जल्दी से दिखाइए खामेनेई का अंत, मतलब कैसे शॉर्ट पीरियड के लिए वो आए वहां पे और उसी टाइम स्ट्राइक होना, दैट मींस देयर इज इन्फिल्ट्रेशन एट वेरी हाई लेवल। सामने आया कि 24 घंटे का ये ऑपरेशन हुआ कैसे, क्या कुछ शामिल नहीं था? इंटेलिजेंस ऑपरेशन कहने के लिए पूरी दुनिया में शियाओं के सबसे बड़े नेता, लेकिन सर्वोच्च कमांडर के पद पर ईरान में तक पर बैठे ये अयतुल्लाह खामने, ये पूरा ऑपरेशन कैसे चलाया गया? अमेरिका इजराइल ने इंटेलिजेंस गैदर की, एक ज्वाइंट ऑपरेशन बनाया और उस ज्वाइंट ऑपरेशन का निशाना था अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन अयतुल्लाह खामनेई। इसकी रणनीति बनाई ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जब इनकी आखिरी मुलाकात हुई, और यह तय हुआ कि ट्रंप यानी अमेरिका जो हमला करेगा वो ईरान के उन लोगों पर करेगा जो महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ साथ इजराइल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। इजरायली जेट्स ने लगातार कैंप पर 30 विनाशकारी बम गिराए। ये वो टारगेट थे जो उनके डिफेंस सिस्टम थे। उसके बाद बेहद खास मौका माना था क्योंकि इसकी शुरुआत थी, और तब यह तय हुआ कि दिन में सुबह 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार अगर समझें तब यह हमला। उसके बाद अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले की जानकारी थी कि ये सो जगह पर ईरान के पास भी अपना इंटेलिजेंस था, लेकिन जब यह प्लान हो रहा था तब यह देखा गया कि कहां वो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां खामनेई हो सकते हैं। जाहिर है उनके पास इंटेलिजेंस था। ईरान के हमले से पहले ही ट्रंप ने आदेश दे दिया था, यानी रणनीति बन चुकी थी, इंतजार था एक मौके का, वो वक्त आया, वो घड़ी आई, और आशुतोष इसके पीछे क्या 2 वजह ये भी थी कि अमेरिका को लग रहा था कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हम पर प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स कर दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के हर फैसले पर, हर मीटिंग पर ईरान की बहुत पैरी नजर थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि इजराइल और अमेरिका दरअसल उस गोल्डन पीरियड का, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वक्त कर रहे थे जब सारी की सारी लीडरशिप तेहरान में मौजूद हो, सुप्रीम लीडर भी वहां पर मौजूद हो, और 3 मीटिंगों पर उनका ज्यादा फोकस था। और अभी क्योंकि आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे, आप बता रहे थे कि पूरी डिटेल में कैसे अटैक किया गया, किस तरीके से मीटिंग की जा रही थी, 3 अलग अलग जगहों पर मीटिंग थी, स्ट्राइक्स की गई, 30 से ज्यादा मिसाइलें या बॉम्ब्स उन पर बरसाए गए उनके रेजिडेंस पर। अभी क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जा सकता है कि क्या इसी तरीके के कुछ और अटैक भी इजराइल अमेरिका की तरफ से किए जा सकता है, क्योंकि नए लीडरशिप को लेकर भी आकलन किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि नई लीडरशिप में आईआरजीसी के हेड ये होंगे, लगातार उनके सुप्रीम लीडर के जो आप कह सकते हैं कि जो नए सुप्रीम लीडर होंगे वो कौन होंगे, तो क्या ये अटैक्स और भी किए जा सकते हैं?
देखिए, इस तरह के इंटेलिजेंस ऑपरेशन में एक तैयारी हमेशा होती है कि अगर किसी ने कमान संभाली, वो खतरा है तो उसे एलिमिनेट करना है। इसीलिए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पर जाहिर इंटेलिजेंस मार्किंग हो चुकी होगी। और अगर ऐसी तैयारियां, क्योंकि ये सुबह के 9:30 बजे अगर हम देखें भारतीय समय अनुसार, तो इजराइल ने ईरान के भीतर 30 ठिकानों पर हमले किए थे। उसमें परमाणु जो जुड़े संवर्धन शिकारे हो सकते हैं, मिसाइल हो सकते हैं। लेकिन अब ये भी आपको बताते हैं कि खामनेई के बाद आखिर ईरान का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, खामनेई की कुर्सी कौन संभालेगा। ये वो चेहरा, आयतुल्लाह का उत्तराधिकारी कौन है, मुस्तफा खामनेई। 71 में रेवोल्यूशन की बात जब यह हुआ कि ईरान में शुरुआत होगी, 2 साल पहले मुस्तफा खामनेई पैदा हुए थे। आईआरजीसी से मजबूत संबंध है, राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन शिया धर्म गुरु के तौर पर, और यह भी माना जाता है कि पर्दे के पीछे मुस्तफा खामनेई की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इतना ही नहीं, पश्चिम के कई देशों ने मुस्तफा खामनेई के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं। सामान्य तौर पर अगर वो देखें तो धर्म गुरु के तौर पर ही उनकी पहचान रही है, लेकिन शासन में उनकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं रही है। यानी ईरान में वो फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी भूमिका जरूर रही है। और इसीलिए दुनिया के कई देशों ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे, सैंक्शन लगाए थे। अब ईरान इराक युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया था। यही वो नीति है कि पर्दे के पीछे कैसे वो फैसले लेते थे। आईआरजीसी से संबंध इसलिए एक और बात यह, क्योंकि आशुतोष आप लगातार पर्दे के पीछे रहकर उनकी भूमिका का जिक्र कर रहे हैं, उनको मैं आपको ये बता सकता हूं, उनको दबी जबान पे ईरान में खासतौर पर क्रशर कहा जाता है। क्रशर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इन सभी प्रोटेस्ट को दबाया, उसको लगातार आप कह सकते हैं डिल्यूट किया, वो उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसके लिए आईआरजीसी में उनके काम करने का तरीका, उनका समन्वय जो था आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स का, जो इस समय जो उनकी टॉप पोजीशनिंग पे थे, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं पढ़ने को इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं। पढ़ने देखिए, ये सारी तमाम चीजें तो हमने बता दी कि देखिए टॉप लीडरशिप होगी, नया रिजिम को लेकर ये बातचीत होगी, ये फैसले किए जा सकते हैं, ये तरीका होगा। लेकिन तरीका और काम करने की आइडियोलॉजी तो बिल्कुल वही होगी आईआरजीसी की भी या सुप्रीम लीडर की भी, जो पहले की जा रही थी। तो खतरा तो अमेरिका और इजराइल पर अब भी बरकरार है। सुमित, आईआरजीसी कमजोर हो सकती है, लेकिन आईआरजीसी अभी आउट नहीं है, यानी डाउन हो सकती है, आउट नहीं है। स्ट्रक्चर उसके अभी भी है। दूसरी बात, अगर आप देखें, आईआरजीसी मौजूद है, बसीज मौजूद है अभी ईरान के अंदर, और जो स्ट्रक्चर है वो लार्जली इंटैक्ट है। इसलिए अगर रिजीम चेंज ऑब्जेक्टिव है, अगर लक्ष्य रिजीम चेंज का है, तो रिजीम चेंज के लिए अभी इस जिगसॉ के अंदर कुछ जो खांचे हैं वो खाली हैं, वो भरा जाना बाकी है। यानी कौन आएगा, कौन उठेगा, कौन संभालेगा, क्योंकि ये जनता से आह्वान करने से सत्ता परिवर्तन ऐसे नहीं होते। क्योंकि आप जिस जनता को एड्रेस कर रहे हैं वो करीब 9.5 करोड़ की आबादी है। वो कोई वो अलग स्ट्रक्चर है, वो कोई एक आबादी नहीं है, और कोई एक समूह नहीं है, एक संगठन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने इससे पहले जहां भी देखा है, चाहे लीबिया में देखा हो, इराक में देखा हो, इन ऑपरेशंस के बाद में, इस तरीके के स्ट्राइक्स के बाद में एक समूह आता है, एक रिबेल ग्रुप होता है। ईरान में उस तरीके का कोई रिबेल ग्रुप नहीं है जो कि आके सत्ता संभाल लेगा। तो अभी वो जो एक कह सकते हैं आपकी उहापोह की स्थिति है, एक उथल पुथल की स्थिति है। अभी भी जिस रेजिम चेंज की बात नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप अपने सियासी भाषणों में कर रहे हैं, वो अभी सामने तो कम से कम हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सर, माफ कीजिएगा, हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी जुड़े हैं। संजय कुलकर्णी सर का रुख भी कर रहे थे। संजय कुलकर्णी सर, जो पढ़े बात कर रहे थे, यही बात है कि देखिए अपोजिशन में कौन खड़ा होगा। अमेरिका और इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो किसको चेहरा बना के ले जाएंगे, क्योंकि वो चेहरा ईरान के रिजिम को एक्सेप्ट होगा।